इन लगा बंदूक लेके AK-47 लेके पहुंचे। ओह, लेके AK-47 मेरे को लगा दिया। बोले कि साहब चलिए। आपको याद है कौन थे वो? जी कौन थे, याद है आपको? हाँ मेरे को याद है। अच्छा जी हाँ। तो मैं जाके उस साहब को बोला, पुकार के बोला इसमें 6 गोलियां हैं। हाँ। ये किस किस के नाम की गोली है नहीं मालूम। उसके बाद एक गोली मेरे को लगने वाली है और मेरी जान जाने वाली है। हाँ। मगर जिसको लगी उसकी तो जान बच नहीं सकती। जबरदस्त। जब उन्होंने जो है समझ मेन रोड से भी नहीं, हाँ। दूसरे रास्ते से भाग गए। और बाद में बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने। बहुत बड़े आदमी थे उन्होंने, बहुत बड़े थे, बहुत नामवर थे, बहुत नामवर, और जमीनों पे कब्जा करना तो बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम करे थे वो साहब। हेलो, दिस इज मीर अयूब अली खान। टुडे आई हैव विथ मी a wonderful friend and one of the icons of Hyderabad's heritage and culture. Icon in the sense that his family represented Hyderabad or still represents Hyderabad in a manner which hardly any other family does. So let's welcome Sayyid Muhammad Qutbuddin. Sayyid Muhammad Qutbuddin is a friend who is also known as Hamid. We call him Hamid Nawab, Hamid. We have been known to each other for ages. Why we have brought him to siyasat.com and its office is to find out about the family history, and not just the family history, through which we would come to know about the history of Hyderabad during the time of the last 2 Nizams, which is Mehboob Ali Basha and Usman Ali Khan. आपसे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या आप सुनाए थे, जो डायरेक्टली आपकी फैमिली से नहीं है, मगर उस ज़माने में एक और सूबेदार होते थे अब्दुल्ला खान साहब। जी हाँ। वो अब्दुल्ला खान साहब का क्या वाक़या है जो 1948 के आसपास का वाक़या? जी हाँ जी हाँ, उनका जो है पुलिस एक्शन के ज़माने का पीरियड, पुलिस एक्शन के दौर में उन्होंने सूबेदार थे गुलबर्गे के। अच्छा। जो मौलवी यूसुफुद्दीन साहब के दामाद थे उन्होंने। अच्छा। हमारे फुप्पा होते उन्होंने रिश्ते में। तो उन्हों का ये हुआ कि जब पुलिस एक्शन हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फौज शोलापुर से आगे बढ़ के गुलबर्गे के करीब आना शुरू हुई, जिसका तस्करा लायक अली अपनी किताब में भी करे हैं, वो फौज के आने का और ये सारी चीज़ें। तो उनको ये हुआ कि भाई अब तो रियासत ख़त्म होगी, सब ख़त्म हो गया, और जो भी हो रहा था, तो एक जिम्मेदारी उन पे ये थी कि वो ट्रेजरी निज़ाम करने पहुंचाना। तो मेरे छोटे चचा से मैं ये वाक़या सुना कि रात में करीब 1-2 बजे वो ट्रेजरी लेके छोटे चचा कने आए, अब्दुल्ला खान साहब आके बोले कि छोटे साहब मेरे को ये हुजूर निज़ाम करने पहुंचाना है। बोले भाई पूरी इंडियन आर्मी है, अपन ये कैसा जाएंगे, कैसा ले जाएंगे, इसके साथ गट जाएंगे तो अपन भी अंदर परेशानी में आ जाएंगे, ये कैसा हो सकता? तो बोले किसी सूरत ये मेरा फर्ज बनता, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिसकी मिल्कियत उसके ने पहुंचा दूं। तो दोनों गए, जाके किमकोठी का दरवाज़ा खटखटाए, तो मालूम हुआ कि हुजूर निज़ाम करने किसकी मजाल, जो दरवाज़ा रात के 2 बजे खटखटा दिए। बहरहाल ये हुआ, तो बोले कि भाई सूबेदार साहब आए हैं गुलबर्गे से और आपसे बहुत ज़रूरी काम है और फ़ौरन मिलना चाहते हैं। तो बारियां भी मिल गई इनको, तिजोरी उनके हवाले करें, जिसका नतीजा ये हुआ जब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आई, अब्दुल्ला खान साहब के पूरे अकाउंट सीज हो गए, पूरे प्रॉपर्टी सीज हो गए। ही वॉज लेफ्ट पेनीलेस। तो उन बच्चों की तालीम तरबियत बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपना ये करे, मगर अपने वफादारी का हक अदा करे। ये महबूब अली पाशा की हुकूमत की बड़ी खुशकिस्मती रही कि बड़े वफादार उनके ये ऑफिसर्स रहे हैं, बहुत वफादार। जितने रेवेन्यू से रिलेटेड हैं उससे मैं वाकिफ हूँ, वो तो बहुत वफादार लोग रहे हैं, जानिसार लोग रहे हैं बादशाह पे। बेशक। अब्दुल्ला खान साहब की फैमिली अभी भी है पुराने शहर में? जी हाँ, रहते हैं कुछ? जी हाँ, जी हाँ, है ना। एक लड़का जो था दोस्त मोहम्मद खान खालिद, उसका भी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला साहब का उनके बड़े बेटे जो थे, जिसको हम दस्तगीर भाई बोलते हैं,
हाँ। तो वो वकील उनका साहब बड़ा थे बेटा वो। था जी, वकील साहब थे वो। वकील साहब जो अब्दुल खदीर साहब कुछ नाम था उनका, तो हम उनको दस्तगीर भाई बोलते, तो ज़्यादा मैं आदि उसी वही बोलने का हूँ। जी, जी। उनका बड़ा बेटा था वो। आप किन मुश्किलात से गुजरे ना आप, क्योंकि मेरे को ऐसा एहसास होता है कि आप बहुत कम उम्र में आपको जॉब करना पड़ा। आपके पास में उस ज़माने में कितनी ज़मीन थी आप लोगों के पास में? ज़्यादातर ज़मीन तो वो से कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक थी, ज़रा वो ये बताइए। अब जो मौजूदा नानल नगर क्रॉसिंग जिसको बोला जाता है, रेती के बौली के बाद जो चौरस्ता है जी। वहाँ से शुरू होती थी, टोली चौकी के बाजार तक थी ज़मीन वो, और पीछे पहाड़ों तक थी। यानी अगर अपन टोली चौकी की बात कर रहे हैं तो अब जो पासपोर्ट ऑफिस है उसके आखिर तक? जी नहीं, अब जो मौजूदा फ्लाईओवर ब्रिज है, अच्छा, उसके नीचे एक मंदिर है, हाँ, उसके राइट कॉर्नर तक है। ओके, तो इसके लेफ्ट पे पासपोर्ट ऑफिस आ गया ना एक नया? नहीं, वो आगे शेखपेट में है। और आगे है जी, वो? आगे है जी। तो तकरीबन कितनी थी ज़मीन वो? वो कुछ फौज एक्वायर करी, वो भी हमारे वालिद का एक दिलचस्प किस्सा है फौज का। क्या क्या है वो किस्सा, जरा सुनाइए। फौज ये ज़मीन 60-70 एकड़ ज़मीन रिक्विजिशन करे चाइना वॉर के जब। अच्छा। तो वालिद उनको लेटर लिखे कि आप रिक्विजिशन करें और पब्लिक यूज़ के लिए करें, मैं किराया माफ़ कर देता हूँ, आप जब तक ज़मीन इस्तेमाल करें, मुल्क को ज़रूरत है ज़मीन इस्तेमाल कर लीजिए, मैं किराया ने माफ़ कर दिया। अब वो रिक्विजिशन जाके एक्वायरी नहीं करे, 70 तक के कुछ भी नहीं करे, तो वालिद बोले भैया तो ज़मीन छोड़ो या एक्वायर करो। तो 70 में एक्वायर हुई हो, तो 60 एकड़ 70 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर ली। क्या रेट गया होगा, कुछ अंदाजा? मैं समझता हूँ 4-5 रुपये गज से कुछ मिला होगा शायद। तो बाद में कोर्ट में जाके ये कह रहे तो कुछ 7 रुपये 8 रुपये कुछ हुआ शायद। और आज जो आज तो लाख रुपए गज है एक ओह माय गॉड। अच्छा, वो 60 एकड़ जाने के बावजूद कितनी ज़मीन बची थी आप लोगों के पास में? मुझे याद है आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, ज़मीनात पे कब्जे हो गए थे, निकालना था। जी। अब हमारे पास देखिए आप 40 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन थी। अच्छा। जिसमें से वालिद का एक फार्म था वहाँ, जो उनकी ज़ाती ज़मीन थी, लगभग 20 एकड़ थी। अच्छा। तो छोटे चचा की ज़मीन थी, वो उनके पास जो ज़ाती उनके नाम पे थी वो 40 एकड़ थी। बड़े चचा के पास कुछ 30 एकड़ थी, ऐसा था। ये ज़मीनें थे, जिसमें से छोटे चचा की ज़मीन में से कुछ आर्मी एक्वायर करी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है नंबर्स, वो कुछ रह गए थे उनके पास, कुछ हमारे बड़े चचा के बच्चों के पास रह गई थी, कुछ बाबा की पूरी ज़मीन हमारे पास थी जिस पे हम ज़राअत करते थे। मैं भी ज़राअत करता था वालिद के बाद में उसमें। अच्छा। मैं धान उगाता था, चावल उगाता था उस पर। ओके। तो वही हमारा लाइफ लाइन था। हाँ। तो करना ही करना था। जी जी जी। तो करते थे। आपको कब एहसास हुआ कि हैदराबाद में जीना काफ़ी दुश्वार हो रहा और जिम्मेदारियां बड़े होने की वजह से काफ़ी आपके बढ़ गए थे, तो आप हाउ डिड यू मैनेज दैट पीरियड? अब देखिए आपके हालात बदलते जा रहे थे, और हालात, एक तो ये सीलिंग की वजह से हैदराबाद को काफ़ी नुकसान पहुंचा। सीलिंग लाके किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर पूरा हैदराबाद हैपहैज़र्ड डेवलप हो गया। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपल रूल्स पे डेवलप होता तो इट वुड हैव रिमेन ए ब्यूटीफुल सिटी एज इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। व्हाट लिटिल वी रिमेंबर अबाउट हैदराबाद वाज रियली एडमायरेबल। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं यूरोप के किसी जगह पे, जब आप ट्रैवल करते रहे, भाई ये तो मेरे पास था। हाँ। ऐसी तो मेरे पास ये ऐसे सड़कें थी, ऐसी ये थी, ये सारी चीज़ें। तो वो आने के बाद में काफ़ी हालात बदलते चले गए तेज़ी से। लोग क्योंकि ये लोगों को एहसास हुआ कि भाई सीलिंग में इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, अब इनकी ज़मीन अगर हम कब्जा कर ले या ले लें तो इनको बचाने का कोई तरीक़ा नहीं है। ये लोग आम तौर पे जहन बना, जिससे लैंड ग्रैबर्स पैदा हुए। अच्छा। एक लैंड ग्रैबर्स का कल्चर चला उस ज़माने में, जिसमें बहुत से नामा हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बड़े बड़े नामा हैं लैंड ग्रैबर्स के, जो बाद में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए। जो बहुत बहुत कुछ हुआ। तो जैसे पॉलिटिशियंस और लैंड ग्रैबर्स ही मिल के ये कारोबार चलाए, सब हुआ।
मेरा वो दौर सबसे दुश्वार दौर था, जब आपको पर्सनली हिफाजत करना कोई चीज़ की बहुत दुश्वार था। और अल्लाह का एहसान है, हमको जो भी है अल्लाह ताला बचा के रखा है। मुझे एक वाक़या याद है जिसमें एक बल्कि 2 पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे और आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए आ गए थे और ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर चुके थे, लोगों को लाए थे, काफ़ी तादाद में लोग थे और आप आगे बढ़ के उसको किसी तरीके से उनके जबड़े से जिसको निकालना कहते हैं, कैसा क्या था ज़रा वाक़या? नाम मत लीजिए वो पॉलिटिशियंस का, क्योंकि हैदराबाद के बाइज्जत लोगों में उनका शुमार होता। जी। तो उन्होंने वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो हर वक्त हमारे साथ बहुत खुलूस मोहब्बत से रहे, क्योंकि अब जो आपको टोली चौकी दिख रहा है ये तो एक बहुत ही अलग है। जब चंद घरें थे टोली चौकी में, तो चंद घर मोहम्मदी लाइन में थे और चंद घर हकीमपेट में थे। आम तौर पे हमारे खेत पे तकरीबन सब लोग काम करते थे, तो लोगों से बहुत खुलूस मोहब्बत रहा है हमारे को। तो ये साहब जो थे, ये जो है लोगों को मुश्तिल करके वाले, इस बीच में रोड वाइडनिंग आ गई। तो अर्जुन राव साहब के ज़माने में जो स्पेशल ऑफिसर थे, अर्जुन राव, he was an IAS officer in charge of municipal corporation। तो उन्होंने स्पेशल ऑफिसर थे। उस ज़माने में रोड वाइडनिंग आई। रोड वाइडनिंग में का जो भी सेटलमेंट हुआ, उसके बाद ये साहब की कोशिश थी कि पूरी फ्रंटेज की ज़मीन पे लोगों को अलॉट कर देना। तो मेरा सवाल ये था कमिश्नर साहब से या इनके स्पेशल ऑफिसर से, साहब आप मेरी ज़मीन भी ले ले रहे हैं, उस पर से लोगों को ला के सामने बिठा दें तो मेरी प्रॉपर्टी तो डेड हो जाएंगी। तो मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपकी रोड वाइडनिंग करने, वो रोड बनी तो वो पूरा एरिया ओपन अप हुआ, वरना तो कौन वहाँ पे कोई खरीदार ही नहीं था, कोई चीज़ कोई आना नहीं चाहते थे कोई लोग वहाँ। तो उन्होंने बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, कोई पुलिस मेरे हाथ में या मैं कोई होम मिनिस्ट्री मेरे हाथ में नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले साहब फिर इसकी तहफ़्फ़ुज़ कायम करना, तो बोले आप करना, आपकी चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ आप करना। बोले ठीक है साहब। जब ये साहब एक 200 आदमी को लेके आए, लीडर साहब, तो मैं उनको बोला कि साहब आप ये जो कर रहे हैं ये गलत हरकत है, आपको इससे रुक जाना चाहिए, वरना मेरे को तो मेरी जान गंवाना पड़ेगा, ये जो भी है मेरे को मुकाबला करना पड़ेगा आपका। कुछ बात समझ में आई, फौरन गाड़ी में बैठ के भाग गए। जैसा उन्होंने भाग गए, पूरी पब्लिक भाग गई। ये कुदरत का कुछ अजीब करिश्मा। एक Did you ever show him your gun? Yes, I did. जरा बोलिए, सुनाइए वो, क्योंकि लाइसेंस्ड गन थी वो, कोई अनलाइसेंस्ड वेपन नहीं था आपके पास। हाँ, सुनाइए प्लीज, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि आसानी से नहीं भागे वो साहब। वो मैं अकेला था, जब मेरे साथ कोई भी नहीं थे, मेरी फैमिली के साथ वहीं रहता था मैं। तो मेरे को फिक्र ये थी कि अगर ये लोग घुस गए तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो मेरे को मेरी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र थी कि भाई अगर ये लोग घुस गए या कब्ज़ा करे तो सामने करे तो पूरा करेंगे, करेंगे तो मेरी फैमिली का क्या होगा। मैं दिन भर काम पे जाता हूँ, मेरी बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहती है, उसका क्या होगा। बहुत फिक्र मेरे को यह ज़्यादा लग गई थी। तो मेरे पास राइफल थी, मैं लोड करके गया, बोला कि क्या राइफल थी सरकार? 30-06 थी। अच्छा। तो मैं जाके उस साहब को बोला, पुकार के बोला इसमें 6 गोलियां हैं। हाँ। ये किस किस के नाम की गोली है नहीं मालूम। उसके बाद एक गोली मेरे को लगने वाली है और मेरी जान जाने वाली है। हाँ। मगर जिसको लगी उसकी तो जान बच नहीं सकती। जबरदस्त। जब उन्होंने जो है मेन रोड से भी नहीं, दूसरे रास्ते से भाग गए। और बाद में बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत नामवर थे, बहुत नामवर, और जमीनों पे कब्जा करना तो बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम करे थे वो साहब। खैर हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो, अगर मैं ये कहूँ कि जहद मुसलसिल, यानी एक कोशिश के बाद दूसरी कोशिश, दूसरी कोशिश के बाद तीसरी कोशिश, वो करके फिर वो इलाके को आप लोगों ने वापस लिया, उस ज़मीनों पे अपना कब्ज़ा वापस लिया, और उस तरीके से अभी भी आप
पूरा फैमिली आपका उसी तरफ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा वो तफसील अगर आपको याद हो तो कुछ। एक वाकया मेरे को याद आ रहा, जिसमें जो है हमारी एक ज़मीन पे सेंधी कंपाउंड था। अच्छा। वो मैं कई साल कोशिश करके एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑक्शन होता था वो। हाँ। तो सालों से ऑक्शन हो रहा था। अब उसका तरीका ये होता था कि आप ऑक्शन के पहले उसको डिलिस्ट कराना। अच्छा। अगर आप नहीं करे तो 1 साल के लिए ऑक्शन हो जाता। तो मैं पहले से कोशिश करके डिलिस्ट कराया उसको। वो साल वो ऑक्शन नहीं हुआ। मगर जो साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ। उन्होंने दौलतमंद भी थे, पावरफुल भी थे। हाँ। तो उन्होंने जो है, मैं उनको बुला के बात कर रहा हूँ, भाई आप तो आप लीगली आपको हक नहीं है, आपको इस वक्त खाली करके जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करे, कुछ वहाँ के मुकामी लोगों को बोले, वहाँ पे एक छोटा सा एक तरीका उनका था ये कलालों का, कि सांप को दूध पिलाने के वास्ते, सांप तो थे नहीं, सांप आके पीता था, दूध पिलाने के वास्ते दूध रखा करते थे वहाँ। लोगों को मुस्तैल करे कि यहाँ पे ये मंदिर है। तो वो लोग आके खड़े रह गए, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग थे। तो दूसरे उसमें से कई लोगों को मैं बहुत अच्छे लोग थे, जो हिंदू कम्युनिटी के थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे, तो इसको मैं अच्छी तरीके से बचपन से पहचानता था। बोला भाई आप ये बोलो, अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर किसकी है? मेरे हिसाब से ये मंदिर मेरी है, ये मंदिर आपकी नहीं होती, मेरे पास है, मेरी है मंदिर। अगर ये मंदिर बनाने का किसको हक है तो मेरे को है, आपको तो नहीं है, आपको किसी तरीके से भी नहीं है। तो वो लोग जो थे हिंदू लोग थे, उन लोग सब सपोर्ट करे, बोले सही बात है, आप बना देंगे मंदिर में? बोला मैं बना दूंगा, मैं मेरे को जहाँ कन्वीनियंट मैं मंदिर बना के दे दूंगा। तो वो दूसरे बच्चे जो यंग थे गड़बड़ करने लगना, बोला नहीं, उन्हें बोल रहे हैं तो पीछे नहीं हटते, उन्हें बना के देते। चुनाचे में बना के दिया मंदिर। जो अभी भी है, मैं अपने खर्चे से बना के दिया। अब उसका ज्यादा क्या रिवाज है, मेरे तो ज्यादा तफसील तो मालूम नहीं है मेरे को कि क्या वजह है उसकी, क्या सिग्निफिकेंस है, वो नहीं मालूम, मगर जो साहब में मसा बना के दे दिया। ओके। वो नागुला पंचमी जिसको कहते हैं, वो नाग सांप को दूध पिलाने का एक रिवाज है अपने पास में, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वो, तो शायद उसी से शायद उससे कुछ मुतालिक होगा, मैं ज्यादा कभी उसकी तफसील में, अगर वो लोग जो थे ना, जिनको बहका के लाए थे, उन्हें सपोर्ट करे। ये ब्यूटी है इस मुल्क की, हैदराबाद की, ये खूबसूरती है यहाँ की जी। एक कॉम्प्लेक्स कल्चर है यहाँ पे, यहाँ कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर है जी। जी हाँ, बेशक बेशक, दैट्स द राइट वर्ड, कंपोजिट कल्चर है। हम एक दूसरे की सपोर्ट करते रहे, एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे के साथ रहे और रहेंगे। यहाँ का ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये हैदराबादी का माइंडसेट चेंज नहीं होता। वाह, बहुत पुरुम्मीद बात कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह देख लेना आपके, क्योंकि जिस किस्म के हालात से मुल्क गुजर रहा है और जिस किस्म से प्रवोक किया जा रहा है, इश्तियाल दिया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं, ये नहीं, ये, तो उस हिसाब से तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बेशक मेरे को यकीन है, मेरे दिल को यकीन है, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, दोनों भी बेहतरीन लोग हैं। इन लोगों को वक्ती तौर पे कुछ मुश्तिल होते तो होते होंगे, मगर एक दूसरे का लिहाज, भाई बचपन तमाम हम हमारे दोस्तों के घरों में दीपावली मनाए, होली मनाए, हमको ये नहीं दिखा कि वो उनका है इनका है, हमको कभी नहीं दिखा, ना उनको दिखा। दीपावली में जाके उनके पास बैठ जाते थे, मिठाई भेजाओ, तो उनके वालदा बोलते थे, अरे भाई कितनी मिठाई खाते रहे तुम लगा तो क्या बचा रहे भिजाओ। दिन भर बैठते मिठाई खाते या करते, तो वैसा रहे। और आप लोगों के मकान पे भी वो दोस्त आते हाँ। आधे दिन भर गुजारते जी। वो शीरकोरमा पी रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, खेल ले रहे, कूद ले रहे, कोई ऐसा रहा यहाँ पे, यहाँ का माहौल ऐसा रहा और अभी भी है जी। अगर कोई किसी को मुश्तिल कर रहा तो कर रहा हूँगा, मगर ये जाने वाला नहीं है, यहाँ का कल्चर है, हैदराबाद का ही है। आपको उम्मीद है कि कामयाब नहीं होंगे ऐसे लोग? इंशाल्लाह नहीं होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। हाँ। क्योंकि ये 100 साल की हिस्ट्री है, बेशक कोई 4 दिन की बात नहीं है। तो आप 4 दिन में क्या 100 साल की हिस्ट्री को लोगों के ज़हन को बदल देंगे? जी सही। वक्ती तौर पे आप किसी को मुश्तिल कर सकते हैं, मजहब की बिना पे किसी को भड़का सकते हैं, उनके जज्बात को भड़का सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप, मगर एक दिन तो सोचेंगे कि भाई हम हमारे में फ़र्क क्या रहा। सही बात। अमीना, क्या वो हालात थे जिनकी वजह से आपको हैदराबाद छोड़ के उस तरफ जाना पड़ा, कर्नाटका?
मैं हमारे वालिद का इंतकाल हुआ 73 में। उसके बाद से जो है हमारे वालदा का जो भी ज़ेर माश था, तो वालदा बोले बेटा ये तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे को। तो ठीक है, मैं छोटे मोटे कारोबार ट्राई करा, मगर उसमें कुछ इतना सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा। टी प्लांटेशन में। अच्छा। तो एक ट्री ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम किया, 6-7 साल काम किया मैं। अच्छा। उसके बाद में वालदा का इंतकाल हुआ। कहाँ थी ये टी ट्रेडिंग कंपनी? इनके एस्टेट्स थे अनामलई पे थे, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी पे थे, कुर्ग में थे, और फिर कन्याकुमारी के पास हैं इनके एस्टेट्स। अच्छी बड़ी तो कंपनी। आप कहाँ काम करें? मैं अनामलई पे करा, कुर्ग में करा। अच्छा। और इनका एक ट्रेडिंग ऑफिस था कोचिन पे, वहाँ करा मैं। शिपिंग पे करा। अच्छा। इनके बहुत से जगहों पे काम किया मैं। तो बहुत अच्छी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी। बाद में जब इंदिरा गांधी ये ब्रिटिश शेयर होल्डर्स पे को प्रेशराइज करे कि शेयर्स बेचो, जब उन लोग बेच के चले गए, मगर आई वाज वेरी वेल लुक आफ्टर, वेरी हैप्पी। क्या आप उसको कभी खरीदे भी थे, उसमें से कुछ हिस्से? हाँ, बाद में खरीदा मैं। यहाँ आके मैं कुछ और कारोबार किया, कुछ पैसे जमा हुए तो एक कॉफ़ी प्लांटेशन खरीदा मैं, हासन डिस्ट्रिक्ट में। हासन में? ये हासन और कुर्ग के बॉर्डर पे। अच्छा। और कितने साल रहा आपके पास? 18 साल रहा। 18 साल तक? अच्छा, आप वहाँ रहे जाके? मैं रहा जो, हाँ। पहले मेरा छोटा भाई रहा, हाँ। फिर मैं रहा। हाँ। हाँ। वैसा। ये एक और जो आपकी ज़िंदगी का वाक़या है, जिससे कुछ हद तक मैं वाकिफ़ हूँ, आपको अमेरिका जाना पड़ा, क्यों? जी हाँ, ये जो है मैं नौकरी छोड़ के आने के बाद में हैदराबाद के एम्प्लॉयमेंट का हाल कोई बदला नहीं। जैसा आप सब वाकिफ़ हैं जी। आप लोगों को भी मिडिल ईस्ट जाना पड़ा या जो भी कोई उसकी वजह थी, कोई खुशी से तो नहीं गया। हैदराबाद छोड़ के अपन कोई खुशी से नहीं गए जाते। तो मैं यहाँ के बहुत सी चीज़ें ट्राई करा, मगर कुछ कोई कारोबार मिले नहीं, ना नौकरी मिली, तो मैं मजबूर हो गया। वो भी मेरा अमेरिका का वीज़ा और मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट दोनों साथ आया। ओह। वालदा बोले बेटे अमेरिका मत जाओ, यहाँ चले जाओ। हाँ। क्या फ़र्क पड़ता आपको, मैं चाहे वार हो या यार हो, आपसे तो दूर हूँ मैं। तो नहीं बेटे ये दूर नहीं है, ये करीब है, मेरे घर में है। तो ये ले वो छोड़ दे। तो मैं अमेरिका का छोड़ दिया। मैं जब मेरे को जरूरत पड़ी तो अमेरिकन कॉन्सुलेट को लिखा कि मैं ये अप्लाई कर रहा था, व्हाट हैपेंड? अच्छा। व्हाई डिडंट यू गिव मी द वीजा? तो उन्होंने बोले वी हैव इन्फॉर्म यू मेनी टाइम बट देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम यू। तो फिर मैं लिखा कि नो आई वाज वर्किंग फ्रॉम दिस प्लेस बट यू डिडंट गिव अस द एड्रेस। अच्छा। वैसा करके उन लोगों को दिखा के जेन्युइन है, दे ऑफर्ड मी अपॉइंटमेंट, आई गॉट अ वीजा। देन आई मूव टू अमेरिका, ट्राई टू वर्क देयर। But क्या काम करे साहब आप वहाँ पे? I was working in a factory as a head load worker. जी। तो उसमें क्या हुआ, I hurt my back. ओके। तो I was bedridden for 2-3 months. ओह। तो then I decided कि I have to go back. My family was here. I went alone. तो वापिस आया मैं। आके वापिस आने से पहले ये भी एक मुकद्दर की बात है, मेरे पास कुछ करने का के वास्ते फाइनेंसेस भी नहीं थे, ना मैं उस काबिल था। तो हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त है मेरे, आप भी वाकिफ होंगे, शाहिद हुसैन। अच्छा, शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन जो नवाब बरकत अली खान के पास असिस्टेंट भी थे, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी थे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो वो रहे। तो मेरे को वो एक बच्चा काम करता था, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं अमित भाई, शाहिद भाई ये प्रेस बेच रहे हैं, आप उनसे बात करो। तो मैं बोला अच्छी बात है। मैं आ गया लिबर्टी के पास, लिबर्टी के पास जो था जी। मैं आके बात करा। तो बात करके मैं बोला, तो उन्होंने बोले कि ये एक्स वैल्यू है उसकी। बोला भाई एक्स होंगी वाई होंगी, मेरे पास वाई भी नहीं है एक्स भी नहीं है। क्योंकि मैं जब प्लांटेशन से आया तो सिर्फ मैं वहाँ से जो लाया एक गाड़ी, जो कंपनी मेरे को लोन दी थी मैं लिया था, वो एक गाड़ी ला सका मैं, और कुछ भी वहाँ सेविंग नहीं होती, वहाँ क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो जो आप कमाते सब खर्च हो जाता। तो एक गाड़ी थी, तो गाड़ी जब बेचा मैं तो उसके 26,000 थे। अच्छा। तो मैं बोला भाईजान मेरे पास 26,000 है, आपको ये बताओ कि आपके प्रेस पे क्या लगाना है। तो
बोला आपसे बढ़ के मैं नहीं जानता, प्रेस का कारोबार मैं नहीं जानता, बल्कि मेरे को वालिद की नसीहत थी, बेटा सब करना, कभी प्रेस का काम नहीं। तो बोले क्या क्या करना, बोले ना आप इसको एक 8,000 तो लग जाते। तो मैं बोला अभी 26,000 में 8 कम कर दो। ये पैसे आप ले लो। तो बोले ये पैसे ले लो आप। तो सोच के मैं फिर ये बकाया, बोला बकाया जब आए जब, बोले मंजूर है। बहुत बेहतरीन शख्स हैं मेरे तजुर्बे में तो, और मेरे साथ तो मेरा मोहसिन है। तो ऐसी डील हुई वो। वाह वाह। मैं हल्लू 2-3 साल में अदा करा। पहले प्रेस के टाइप्स वगैरह सब अपडेट कर लिया कि प्रेस को उस काबिल बना दिया हमें। वो काम सीखे, काम नहीं आता, प्रूफ रीडिंग नहीं आती, वो ग्रामर नहीं आती, वो नहीं आती। सारी मुसीबतों की जड़ ये है कि भाई मालूम नहीं, काम नहीं आता। तो ये काम मैं वहाँ के लेबर से सीखा। अच्छा। प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसा चेक करना है वो लेबर सिखाया मेरे को। ओहो। और कंपोजिटर सिखाया कि आप जो प्रूफ रीड करते कैसा प्रूफ रीड करना। बाइंडर सिखा कि सही बाइंडिंग क्या होती, मैं उनसे काम सीखा। ओहो ओहो। उस बीच में ये इस्लामिक डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक जर्नल निकलती थी इस्लामिक कल्चर के नाम से। जी जी याद है मुझे जी। जो उसका जो है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हमको दिया। अच्छा ओके। अब साहब देखिए आप, बड़ा दिलचस्प और लतीफ़ वाक़या है। उसमें संस्कृत, उसमें फारसी, उसमें फ्रेंच, उसमें जर्मन, हर किस्म की ज़बान। तो जो सज्जाद साहब हैं मौजूदा गुलबर्गे के, उन्होंने और शाहिद अली अब्बासी, इन लगा इंचार्ज थे वो बोर्ड पे इसके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो उसको पूरा रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे थे। पहले ये बहुत बड़ा रिसाला था तो ख़दीम ज़माने का, उसको मॉडर्न ज़माने से मॉडर्न किताब जो होनी वो लाना चाह रहे थे। मैं बोला, उन्होंने प्रोफेसर थे अब्बासी साहब, और फिर जो बाद में उन्होंने भी देखिए आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। मंजूर आलम। नहीं क्या नाम था भाई उनका, इन लोगों सुलेमान सिद्दीकी जी, सुलेमान सिद्दीकी। सुलेमान सिद्दीकी। हाँ। इन लगा सब बोर्ड पे थे। अच्छा। इन ना बोले फिक्र न करो, पढ़ने लिखने का काम हम करते। अला मैं प्रूफ रीड कर ही नहीं सकता। ना मेरे को फारसी आती, ना मेरे को अरबी आती, मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती, मैं कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू आती है मैं कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ों की मैं जिम्मेदारी ले नहीं सकता हूँ। लिखने आपको जो आता कर दो आप। इसी ब्यूटीफुल मैगजीन प्रोड्यूस करे हम। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो उन लगा 1.5 साल कंटिन्यू करे, 2 साल कंटिन्यू करे। हो। तो उसमें कुछ माल बचा आपको? थोड़ा बहुत, मगर तजुर्बा बहुत हुआ। जी जी जी। थोड़ा बहुत बचा होगा, तजुर्बा बहुत हुआ। कितने साल चलाया आप वो प्रेस? 3 साल शायद। 3 साल। उसके बाद में ये हुआ कि इन लोग बोर्ड पे से निकल गए, सुलेमान और खुसरो पाशा और इन लगा क्या हुआ पता नहीं, तो उन लगा खुद वो कर लिया। तो मेरे पास जो भी उनका टाइप वगैरह था सब दे दिया मैं। उन लगा खरीदे थे टाइप, वो टाइप क्रिटिकल टाइप होना ट्रांसलिटरेशन करने के लिए। मेरे पास नहीं था टाइप। अच्छा। तो उनका सब सामान उनको दे के मैं बोला भाई ले जाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ मेरे को इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। उससे ज़्यादा फ़ायदा मैं बाजार का काम करने में था, मगर एक चैलेंज था। जी चैलेंज था, प्रेस्टीज था कि इतना बड़ा मैगज़ीन, इतनी बड़ी चीज़ है। और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली करे। ये हमारा प्रिंटिंग का। सर आपके बहुत सारे कहानियाँ हैं, इसमें एक कहानी मैं समझता हूँ कि आपसे काफ़ी वक्त लिया, मैं एक आखिरी कहानी मैं सुनना चाहूँगा आपसे, और वो है कि कश्मीरी टेररिस्ट अरे अल्लाह पहली दफ़ा हैदराबाद में आए, तो आप हाउ डिड यू डील, व्हाट हैपेंड एक्चुअली? वो बड़ा मशहूर वाक़या है, कब 1980 बाबरी मस्जिद के दौर है, बाबरी मस्जिद की शहादत के जो उसके बाद का पीरियड है, जो इमीडिएट बाद का। जी जी 92 के बाद की बात है। ये अयूब साहब ये कई पुराने नहीं ये बहुत अच्छी मुर्दों को का नहीं वो उसके अतराफ इतने ज़्यादा जाल बुने हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि वाक़तन क्या हुआ था। अब वो वाक़या देखिए ऐसा है
कि कोई इसको बिलीव ही नहीं करेगा कि ये वाकया सही है, क्योंकि उस ज़माने के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें बोल रहे थे नामुमकिन है कि आप जो बोल रहे हैं कहानी जो सुना रहे ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता। क्या कहानी? हमारे तजुर्बे में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हुआ ये कि मैं एक ज़मीन डेवलप कर रहा था, वहाँ पे कोई शख्स आके मेरे से बोला कि मैं लेना चाह रहा हूँ, प्लॉट लेना चाह रहा हूँ। बातचीत हुई, उसके बाद वो शख्स जो है एक दिन फ़ोन करा के साहब मैं रात में मैं समझता हूँ 6-7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 ईशा के बाद, वहाँ पे किसी के घर की जहाँ हमारा ऑफिस था उसके सामने किसी की घर भराई थी, वहाँ हम दावत में मौजूद थे। तो ये साहब फ़ोन करे तो बोला भाई मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं दावत में हूँ। तो मैं देखिए आप, मैं ज़रा भी नोटिस नहीं करा कि उन्होंने बोले नहीं आप तो वहीं है ना, दावत वहीं है ना। मगर मेरे को ये ख्याल नहीं आया कि हाउ डज ही नो। अच्छा, मेरे को जहन में आई नहीं वो। तो बोले 5 मिनट दिए, मेरे को बाहर जा रहा हूँ मैं, उससे पहले सिर्फ आपके 5 मिनट लेता हूँ मैं। तो हमारे साथ जो थे, हमारे काम करते थे, 5 मिनट दे दो, क्या होना है, अच्छी बात है। कि फिर ऑफिस खोले, हम सब बैठे। तो 5 मिनट में नहीं आए तो बोला बस बंद करो, बोल के ऑफिस बंद करके, हमारे जो साथ काम करते थे वो साहब ऑफिस बंद करके पीछे से लॉक करके उस पीछे के बैक डोर से निकल के उन्हें चले गए। फ्रंट डोर पे हमारे पीछे बंद कर दिया उन्होंने डोर। इन लगा बंदूक लेके AK-47 लेके पहुँचे। ओह, लेके AK-47 मेरे को लगा दिया। बोले कि साहब चलिए। आपको याद है कौन थे वो? जी कौन थे, याद है आपको? हाँ मेरे को याद है। अच्छा जी हाँ, कौन थे याद है, यहाँ के ही मुकामी बच्चे थे, पहले तो उन लगा थे वो। अच्छा, तो यहाँ के जोगी पेट के या संगारेड्डी के कहीं के रहने वाले थे, बोल रहे थे। बाद में पुलिस बोली लगा वहाँ के थे बोल के। मेरा लो किडनैप करके लेके चले गए। उसमें कोई कश्मीरी भी था? जी, कोई कश्मीरी भी था उसमें? वहाँ दिखे मेरे को कश्मीरी। अच्छा, यहाँ नहीं मिले? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आए, यहाँ तो यही बच्चे थे। अच्छा, वहाँ जो संगारेड्डी आपको क्या कर किडनैप करके लेके गए, ब्लाइंड फोल्ड कर दिए। हाँ, करके ले गए तो कार में बिठा लिया आपको? जी हाँ। अच्छा, जब वो रास्ते में से गुजर रहे थे तो इंडस्ट्रियल बो आ रही थी, तो मेरे को दिख रहा था ये सनत नगर है या कि अच्छा। ऐसा अंदाज़ा हो रहा था। तो बहरहाल संगारेड्डी पे ले जाके उतारे और रात में 12-1 बज रहे होंगे। वो घर में, एक घर में ले गए। ले जाके जो है बोले कि भाई, बोले क्या क्या चाहते भाई तुम? बोला तुम तो प्लॉट खरीदने वाले थे ना। वहाँ मैं कश्मीरियों को देखा। अच्छा, और वो उसके साथ तो क्या बोलते हो, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह सब थे। ओह, असला थे उनके पास। हाँ, और वो जो कश्मीरियाँ जिस तरीके से वेपन्स हैंडल कर रहे थे, मेरे को यकीन था कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है। अब देखिए हमारी किस्मत और अल्लाह की मेहरबानी देखिए आप, वो घर के लोग शोर गुल शुरू कर दिए, लेके जाओ इन लोगों को, वरना हम यहाँ से शोर मचा देते। रात के 2-3 बज रहे। अभी लगा परेशान हो गए। तो बोले चलो, चलो। वहाँ से निकले, हाईवे पे आप रेजिस्ट नहीं करे कहीं? नहीं, मैं क्या रेजिस्ट करूंगा मैं? हथियार इतने एडवांस हथियार उनके पास है, मैं क्या कर सकता हूँ? खाली उनको ये बोला कि भाई तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम जो कर रही ना, तुम कामयाब नहीं होते, इंशाअल्लाह तुमको शिकस्त मिलेगी। वो लोग कुछ आपके साथ ज्यादती नहीं, मारपीट नहीं कुछ करे? भी नहीं, बड़े बड़े रेस्पेक्ट से ही बात कर रहे थे। अलबत्ता कश्मीरियाँ बोल रहे थे कि ये जो तरीके से तुम बिहेव करें सही नहीं है ये, बोल के लोगों को बोल रहे थे। मतलब बदतमीजी करो बोलना चाह रहे थे शायद। वहाँ से निकले साहब, हाईवे पे आए। हाईवे पे आते उनकी गाड़ी फेल हो गई। अरे वाह! अच्छा, गाड़ी फेल हो गई। तो ना मजबूर हो गए, हम लगा सब उतर के हाईवे के बाद सामने से ट्रैफिक चल रही है, बैठे हुए हैं। बोला भाई अब कब तक बैठते, उजाला हो जाता, तुम लोग गड़ जाते, तुम्हारे साथ वेपन्स है, सब गड़ जाते। अब हमको जान दो, हमको जाने दो, तुम पैसे मांग रहे ना, हम जाके पैसे भेजते। तो बोले नहीं, वैसा नहीं। मेरा छोटा भाई जब ही अमेरिका से आया हुआ था, वो बेचारा खाली मेरे साथ रहने से फंस गया। उन्हें उसको तो जानते ना पहचानते। अच्छा, आपके साथ थे? भाई भी थे आपके? अच्छा, भाई भी था। हाँ। तो उसको मैं बोला अच्छा इनको छोड़ डालो, इनको जाके पैसों का इंतजाम करना, मैं रहता हूँ तुम्हारे पास। हाँ। तो वो आपस में कुछ बात करे। बोले अब क्या करेंगे? तो बोले भाई किसी से लिफ्ट लो, जाके वहाँ से ऑटो लेके आओ BHL के पास से। तो अब संगारेड्डी के BHL के बीच में है। अच्छा, हाफ वे होगा मैं समझता हूँ लगभग। अब
3 बज गए, 3, साढ़े 3, 4, जाके ऑटो लाए तक 4 बज गए। बोला अब थोड़ी देर में उजाला होने वाला है, खुदा करे कि ये कमबख्त ऐसी तरह उजाला हो गया तो भाई अपन पुकारा करे तो किस्सा खत्म हो जाता। तो बोले कि चलो अब ना कुछ गाड़ी तो फेल हो गई, कुछ कर नहीं सकते। 2 ऑटो में हमारे सीट के नीचे वो हैंड ग्रेनेड्स रख दिए, ओह माय गॉड, और खुद के पास वेपन्स रख दिए। अच्छा, रख के बैठ गए। बोला भाई अल्लाह यहाँ तक बचा के लाया, ये कौन मार सकता। बखौर उस्मान अली खान के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। वाह जी। तो यहाँ से आके जो है मैं तो सो गया। हमारा भाई परेशानी से उसको कुछ भी नहीं सुधरा, दहशतनाक हालत में टूम्स रोड पे लाके रोके, आगे उन्हें उठा, अमित भाई उठो। अच्छा, आप सो गए थे? मैं सो गया। तो उठो, तो कहाँ लाए रहे तुम लगाए हैं? बोले तो ये टूम्स रोड पे है हम लगा। अरे इतनी दूर है, घर वाले वहाँ करीब ले जाकर छोड़ो, इतनी दूर पैदल कौन जाते। अब अजान की आवाज़ आना शुरू हो गए। नहीं अब देर हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते बोल के वहाँ छोड़ देंगे, चले गए। आप दोनों को छोड़ दिए? दोनों को छोड़ दिए। वहाँ से वॉक करके मैं आया तो हमारे तैरे भाई, यूसुफ भाई और हमारे पास हमारे साथ जो रहते थे, काम करते थे, मुनीर भाई, सब परेशान बैठे हुए हैं। उन लोगों को अंदाजा हो गया था? उन लोगों को अंदाजा हो गया, घर को आई नहीं ना, गायब हो गए। तो घर वाले बोले मुनीर भाई को, बोले मुनीर भाई उनको इन्फॉर्म करे, वाला जो भी हुआ है। 2-3 लोगों को मालूम हो गया। अब सुबह हो गई, फजर का वक्त, उजाला हो गया। क्या हुआ? तो बोला ये हुआ। तो यूसुफ भाई बोले मैं आए तो पुलिस को कंप्लेन करना पड़ेगा। बोला भैया वो करना पड़ेगा, मगर उन्होंने धमकी दी है पुलिस को करे तो हम तुम्हारे घर पे बॉम्ब डालते। बोले अच्छा, उनकी बात सुने तो नहीं डालते कहते। यूसुफ भाई समझाए कि नहीं तुम सोचो, एक दिन पूरा सोचो तुम, अब तो तुम रात तमाम जाग के आए, सोच के तुम डिसाइड करो क्या करना चाहिए। तो उसमें जो है अब हम सोच में तो थे, मेरे में कुछ तरीका तो नहीं था, अपन उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उसके साथ कश्मीरी थे, 2 थे कश्मीरी बच्चे, तो यंग बच्चे थे। तो हमारे अकबर निज़ामी साहब को बोले साहब ज़रा उनसे देशमुख साहब से मिलाइए। उन्होंने थे उस ज़माने में वो ये टेररिज्म के उसके ऊपर देशमुख साहब, उनको मिलके अकबर निजामुद्दीन, नॉट निजामी। हाँ, अकबर निजामुद्दीन। उनसे मिले, उनको बोले तो उन्होंने बोले मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ किडनैप करके ले, दूसरी चीज़ इनको छोड़ दिए। ये किडनैपर्स है या बच्चों का खेल खेल रहे लगा, ऐसा कभी नहीं होता, ये सब गलत बात है। नहीं साहब आप गलत समझ रहे, उनके पास AK-47 है, आपको कैसा मालूम है? मैं बोला मैं पहचानता हूँ AK-47, मैं ऑटोमेटिक वेपन, मेरे पास वेपन्स है, मेरे को ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल वेपन सब मालूम है। वो कैसे, वो कितने हैं? बोला वो 3 है। तो भी हाँ हो सकते, वैसा उन्होंने दूसरे भी ऑफिसर्स थे। हाँ। मैं बोला उनके साथ कश्मीरियाँ हैं, बोलते कान खड़े रह गए। और उन लगा बोल रहे हैं कि उन लगा यहाँ आए हैं हैदराबाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए और हमला करने के लिए आए बोल रहे हैं। उन लगा जब कान खड़े रहे पुलिस के, जब उन्हें बोले ये हो सकता। अब साहब वहाँ से जो शुरू हुई जद्दोजहद, बोले कि साहब अब क्या करना? तो पहले बोले कि कलेक्टर से और वहाँ के संगारेड्डी कलेक्टर के साथ जाके वो जगह आइडेंटिफाई करो। साहब हमको ब्लाइंड फोल्डेड लग गए, तो वापस तो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं थे ना, तो नहीं थे, नहीं फिर कुछ तो होगा, आप जाओ इनके साथ। तो कलेक्टर साहब के साथ जाके बहरहाल हम वो गली आइडेंटिफाई कर सके, साहब ये गली में लाए हमारे को। अच्छा, ओके। तो उन्होंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस जाके उन लोगों वो देख ली, देख के जो है बहुत एफिशिएंट ऑफिसर थे पुलिस के, उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक तो सत्यनारायण था आपके साथ में, DSP था वो। नहीं उन्होंने क्या नहीं, उन्हें जो है प्रसाद राव कुछ नाम था। अच्छा। प्रसाद, बहरहाल वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा है, फाइन जेंटलमैन। उन्होंने मेरे को बोले कि देखिए साहब मेरे को रोज़ आ रहे हैं उन लगा, पैसे दो बोल के, मैं और नहीं टाल सकता। पुलिस वाले उनके लोगों को बिठा के रखे, जब पुलिस वाले खाने को जाते, जब उन्होंने आते, अरे हाँ, जब उन पुलिस एक घर पे बिठा के रखे, हाँ। जब पुलिस रहती, जब उन्होंने आती, इत्तेफाक से वैसा हो रहा है शायद। साहब अब पुलिस को कैसा मालूम कि
24 घंटे में से कब आएंगे कैसा जज कर सकते? इंसान खाना तो खाएंगा। बहरहाल उनका प्रेशर शुरू हुआ। मैं उनको बोला, एसपी साहब को बोला, साहब मेरे क्या मांग रहे थे जी? क्या मांग रहे थे आपसे? कितना पैसा मांग रहे थे? मेरे से जो है 70 लाख मांग रहे थे उस जमाने में। ओह, उस जमाने के 70 लाख आज के 70 करोड़ के बराबर है। बेशक बेशक। हाँ। बोला मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं। सब बेच दो दे दो। बोला बेचने को टाइम लगेगा। इस किस्म की गैर वाजिबी बात, भाई इंसान जो कर सकता आप पूछे तो कर देगा, जो नामुमकिन है करे बोलते आप जान भी लिए तो क्या करेंगे? सही। जब जो है उनको मैं बोला साहब ये ज़्यादा नहीं रेजिस्ट कर सकते, बम वम फेंक देंगे। खैर मैं अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया वहाँ से, हमारे भाई की फैमिली को, भाई को सब शिफ्ट कर दिया। तो मैं रोज़, अब उनसे कांटेक्ट नहीं टूटना ना, तो उन लोगों से रोज़ हो रही बातचीत, नहीं इतने नहीं देता हूँ उतने देता हूँ। पुलिस बोलती है आप बात कंटिन्यू करो। इसमें एक आदमी नजीब था क्या? कोई एक नजीब या था, मुजीब मुजीब था। तो वो साहब, तो उनको मैं बोला और नहीं होता साहब, तो बोले ठीक है अब आप वादा कर लो, पैसे लाता हूँ मैं। बोल के अच्छी बात है साहब। तो कहाँ पैसे ला? नारायण राव देशमुख। नहीं, नारायण राव देशमुख वो तो जो इंटेलिजेंस चीफ थे उस जमाने में, हाँ, नारायण राव देशमुख थे। उनका पूरा नाम याद आ गया मेरे को। जी, उन्होंने थे और उनके सबॉर्डिनेट रिनू थे, वी वाज ए वेरी फाइन मैन। नारायण राव साहब भी गैर मामूली शख्सियत। तो ये साहब बोले कि साहब अब आप उनसे वादा कर लो, उनसे पूछो कहाँ लाना पैसे। तो बोले मल्लापल्ली मस्जिद पे लाओ बोले। तो मेरे को बोला बस आपका काम हो गया, अब यहाँ से पैसों का काम मैं करने वाला हूँ, अब आप घर से नहीं निकलना, बाहर नहीं जाना। अच्छी बात है साहब। एक जो टाइम बोले उन्होंने, उसके 5-10 मिनट के अंदर फ़ोन करे, आई हैव कॉट ऑल द माइस एंड दे आर विथ मी, वी आर गेटिंग ऑन विथ द जॉब बोल के फ़ोन करे, डोंट गो आउट, स्टे एट होम। वहाँ से लेके उन लगा क्या करे नहीं मालूम, पूरा तोते कैसा बोल दिया उन्हें। ओह, अच्छा, ट्रक में उसको उठा लिया वहाँ से। उसको क्या करे, उसी की गाड़ी कहाँ फाइंड आउट कर लिए। हाँ। उसके ड्राइवर को जाके लगा दिए पुलिस वाले। उन्हें वहाँ जाके मुंडी डाल के ड्राइवर से पूछ रहा कि पैसे ला लिए क्या, तो उन्हें पीछे यूँ बताया, पीछे के आईना के अंदर करती, उसको पकड़ के अंदर पुलिस का काम, वो भी एक्सपर्ट लगा टेररिज्म के इसके। वहां से लेके बेगमपेट पहुंचे तक के उसके तोते का साथ सब कबूल दिया। बोले साहब, फोन करे एसपी साहब कि वी आर ऑन इट, वी आर ऑन द बॉल, नाउ आई एम गोइंग टू हिट द टारगेट। बोले साहब बी केयरफुल, बी केयरफुल। वहाँ उन्होंने गए और वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। उन्हें जो है, जो बच्चा वहाँ पे, इसका भाई था एक मुजीब का, उन्हें जो है ही शावर्ड द बुलेट्स ऑन हिम। अरे 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 अरे, ही वाज ड्रॉप डेड। दैट पुलिस ऑफिसर वाज किल्ड। ओके। तो जब क्या हो गया कि एसपी को मार देना तो क्या मामूली बात है? तो मामूली चीज़ है क्या? पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर डाले, पूरी पुलिस, कोई अंदर नाकाबंदी कर दी, कोई अंदर आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। ये कौन सी जगह थी? ये वृंदावन कॉलोनी था। अच्छा। वहाँ से सब उठा लिए। अब उसके जो भी जनाना भी था सुने, वो भी भाग गए, ये भी भाग गए। बहरहाल इनको हथियार तो मिले शायद। उसके बाद में जो है पूरा कॉर्डन ऑफ हुआ। तो हमारी बहन लंदन से फ़ोन करके बोले बाबू मैं ये बीबीसी पे देखी, इसके ये सब वाक़या तुम्हारे से रिलेटेड दिख रहा। तो मैं बोला और ये मेरे से रिलेटेड है। हाँ। अब ज़्यादा नको पूछो, रहने दो, छोड़ो। हाँ। वो करके उसको ये करे। फिर उसके भाई का क्या हुआ, एक भाई मैं सुना मर गया, क्या हो गया, तो पूरी फैमिली का क्या हुआ नहीं मालूम। कश्मीरी बच्चे मैं सुना नेगेटिव इनको। अच्छा। भागे हो, एक दिन पहले भागे। क्या लगा जब ही बोल रहे थे जिस तरीके से तुम कर रहे हैं। हाँ। ये सही नहीं है, बल्कि ये रिपोर्टों को बोल रहे थे यहाँ के। अच्छा। तो वो लगा भाग गए। तो बिना ट्रैक करे तो उनको मालूम हुआ वहाँ से भोपाल गए, बल्कि पुलिस को मालूम हुआ। पुलिस वाले बोले हमको ये फिक्र थी साहब, अभी यहाँ है नहीं है। सही कि हम पे हमला कर देंगे। हाँ। वो फिक्र थी हमारे।
क्या हुआ तो ना, बोले नहीं साहब उन लगा हैदराबाद छोड़ के चले गए भोपाल, फिर भोपाल में की पुलिस को लगाए तो मालूम हुआ भोपाल छोड़ दिया। हाँ, तो निकल के चले गए। मैं समझता हूँ क्या वापस कश्मीर गए, क्या करे नहीं मालूम, वो तो लोगों का काम ही वो है ना। JKLF उनका ताल्लुक था JKLF से। अच्छा, बोल रहे थे उन लगा ओके, हाँ। हमारा ताल्लुक JKLF से है, हम ट्रेंड है बोल रहे थे। वो थी ना जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अच्छा पूरा नाम था उसका। अच्छा अच्छा तो कर शुरू के ऑर्गेनाइजेशंस में से है वो। अच्छा अच्छा। ओके ओके तो अय्यूब साहब ये वाकया गुजरा। जी, तो फिर क्या करें आप? फातिहा दिलवाए आके, क्या अब करें क्या आप? हुआ, क्या अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह जान बचा दिया। अब आप जो मिल रही, हाँ। हो सकता है 25वीं बरसी होती थी। सर शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अय्यूब साहब, तशरीफ लाए, इतना वक्त दिए हमारे को। Thank you so much. मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके पास में एक माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट हैदराबाद फैमिलीज एंड अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ हैदराबाद। तो हो सकता है कि एक और मुलाकात आपसे हो जाए। जरूर इंशाल्लाह, अगर आप वक्त दिए तो मेहरबानी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।